वेबसाइट का इशू क्रिएट हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग कभी अवेलेबल होगी कभी नहीं होगी। हाँ, मतलब वो थोड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो है नहीं, उसका भरोसा नहीं है, मतलब कभी दिख जाएगा कभी नहीं दिखे, कभी रिकॉर्डिंग मिल भी सकती है नहीं भी मिले। तो जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो ऑफलाइन क्लास ना छोड़े। नहीं समझ में आई बात? सोच लेते हैं यार 2 महीने ऑफलाइन अटेंड कर लिया, घर जाकर देख लूंगा, 2x पे देख लूंगा, इस पे देख लूंगा, जल्दी हो जाएगा। तो भरोसे मत रहना, क्योंकि करीबन 10 12 15 दिन से इशू चल रहा है, अभी तक तो प्रॉपर रिजोल्व नहीं हुआ। कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, चलिए लिखिए। मास इज, सुनो ध्यान से, जो मास होता है उसकी वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन चार्ज की वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? सो द वैल्यू ऑफ मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट द वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट, राइट? यहाँ हम कहते हैं कि मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल होता है, जबकि चार्ज रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल नहीं होता। इस कंसेप्ट को आप समझिए। पहले हम समझ लेते हैं, फिर आप लिख लीजिएगा आराम से। देखिए, आइंस्टीन की जो मास वाली इक्वेशन बनती है, एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाय c²। ये जो फॉर्मूला है उसमें ये जो एम होता है ये काइनेटिक और डायनेमिक मास कहलाता है। इसको आप मूविंग मास भी कह सकते हो, मतलब वो मास जब कोई भी पार्टिकल जब मोशन में तो उसका मास कितना है। दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट मास। क्या बोलते हैं इसको? यानी जब पार्टिकल रेस्ट पे तब उसका मास कितना है। अब जिनको ये बात पता है उनको तो ठीक है, उनका कंसेप्ट क्लियर रहता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको अजीब सा लगता है, बोले ये क्या बात हुई, मतलब मोशन में तो मास कुछ और है, रेस्ट पे तो मास कुछ और है। यस, दिस इज द ट्रू एंड इट इज रिलेशन गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। सो बट दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड व्हेन v इज वेरी वेरी लार्ज। मतलब जो वेलोसिटी है वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में कहीं ना कहीं जाएगी या उसके ऊपर होगी, तब ये कंसिडरेबल चेंज कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज ये चेंज कंसिडर नहीं किया जाता। इफ c v is very small as compared to the c, in that situation mass is considered as constant parameter। अब समझिए, यहां पर ये जो v है, this v is called as स्पीड ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? स्पीड ऑफ पार्टिकल। आप सब जानते हो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है ना। स्पीड ऑफ लाइट जो कि एक कांस्टेंट पैरामीटर है कि नहीं? बोलो भाई, सुनो ध्यान से। अब हम इसको समझते हैं। इफ v ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, अगर आपने v बढ़ाया, डेफिनेटली v² बाय c² ऑल्सो इंक्रीजेज। यस और नो? देखो, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, पर ये कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है, इसको बढ़ाऊंगा तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी ना। और अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है तो 1 माइनस समथिंग विल डिक्रीजेस। नहीं समझ में आई बात? देन 1 - v² बाय c² विल डिक्रीजेस। अगर ये पैरामीटर डिक्रीज होगा और ये कांस्टेंट है तो पक्का ये बढ़ेगा, एंड एम इंक्रीजेस। व्हाट डज इट मीन? जो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा उसका डायनेमिक मास ज्यादा होगा। जो पार्टिकल ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा उसका मास ज्यादा होगा। कौन सा मास? डायनेमिक मास। जब आपको मास की वैल्यू दी जाती है तो वो हमेशा रेस्ट मास होता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द आंसर इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। नहीं समझ में आई बात केजी में? दैट इज व्हाट? रेस्ट मास। क्या है वो? अब आप याद करिए कि अगर आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तब भी इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट ही लेके चलते हो, जबकि वहां रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में स्पीड क्या होती है? 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 2.2 इंटू 10⁻⁶। स्टिल वी आर टेकिंग द कांस्टेंट पैरामीटर, व्हाट? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये 10⁻⁷ के ऊपर जाने पर हम कहीं ना कहीं वेरिएशन कंसिडर करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर किसी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है तो डेफिनेटली v² बाय c² बढ़ेगा, तो 1 - v² बाय c² घटेगा, और ये पूरा घटता है तो ये बढ़ता है। हम सिंपल सी बात करते हैं, एग्जाम्पल में लेता हूं आपके सामने। एग्जाम्पल देखिए,
मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने E1 बोला, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं E2 बोलता हूं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज मूव विद द स्पीड V1 एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज विद द स्पीड V2 एंड द चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलम, इसका भी उतना ही होगा। देखिए मास रिलेटिविस्टिकली वेरी करता है, स्पीड ज्यादा होगी मास की वैल्यू बढ़ जाएगी, पर चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी स्पीड से चलाइए पार्टिकल का चार्ज कभी चेंज नहीं होता। तो सुनिए ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द वैल्यू ऑफ चार्ज विल रिमेन्स सेम। दैट मीन्स फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स E1 equals to E2 equals to 1.6 into 10 की पावर minus 19 coulomb. But if V1 is very compared to the V2, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं M1 is large as compared to the, अगर इसका मास M1 है तो जिसका स्पीड ज्यादा होगा क्या उसका मास ज्यादा होगा? बोलिए भाई, वट एवर बी दी वैल्यू ऑफ स्पीड, चार्ज में कोई चेंज, क्योंकि चार्ज रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल नहीं होता, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका मास, तो इसका मास हमने M1 ले लिया, इसका M2 ले लिया, डेफिनेटली M1 विल बी ग्रेटर देन M2। हेलो, तो चार्ज रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल नहीं होता, मास वेरिएबल होता है। एक टर्म आप याद करो, स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है ये? Q बाई M। मान लीजिए इसको मैं S से डिनोट करूं, तो देखेंगे कि दोनों का चार्ज में कोई चेंज, लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा उसका मास ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसका स्पेसिफिक चार्ज, मतलब S1 विल बी स्मॉलर देन S2 ना। नहीं समझ में आया? लिखिए, मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल, मास इज relativistically variable, mass is relativistically variable, whereas mass is relativistically variable, whereas charge is always a constant parameter, whereas charge is always a constant parameter। समझ में आ गई बात? मास वेरिएबल होगा, फॉर्मूला कौन सा आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंग मास वेरी करता है। जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा। आई होप कहानी क्लियर होगी होगी, राइट? जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे मास की वैल्यू बढ़ती है। पर आगे एक नोट डाल के लिखो, लिखो, इफ v is very small as compared to the c, if v is very small as compared to the c, if v is very small as compared to the c, mass is also considered as, mass is also considered as a constant parameter, mass is also considered as a constant parameter। कहानी क्लियर? हमने जितने भी सवाल किए आज तक, चाहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आप करते हो, मैकेनिक्स के करते हो, किसी के भी करते हो, मास कभी आप वेरिएबल नहीं लेते हैं। मास वेरिएबल किस केस में होगा? जब स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी। किससे ऊपर होगी? 10 की पावर c से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड से ज्यादा। और हमें पता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इतनी स्पीड से कोई पार्टिकल मूव नहीं करता। यहां एक बात और क्लियर कर लीजिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द पार्टिकल्स हैविंग रेस्ट मास। फोटोन के लिए वैलिड नहीं है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अगर गलती से फोटोन के लिए लगा दिया तो फिर वही कहानी हो जाएगी, आइंस्टीन की थ्योरी गलत है। नहीं समझ में आई बात? क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिसके पास रेस्ट मास है उसी के लिए वैलिड है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका मास ज्यादा होता है, और हमें पता है चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। पर एक टर्म और होती है स्पेसिफिक चार्ज, जिसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। अगर मान लीजिए चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन मास वेरिएबल है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी वेरिएबल होगा। आई होप कहानी क्लियर होगी। बनाइए जल्दी से।
रेस्ट मास क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जब रेस्ट पे है तो उसका मास कितना है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट मास। फोटोन रेस्ट पे होता ही नहीं। फोटोन इज व्हाट? पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन लाइट ना। आई बात समझ में? फोटोन के साथ क्या है, या तो वो चलेगा, आपने रोका तो वो अपने आप को खत्म कर लेता है। नहीं समझ में आई बात? अगर वो आपने उसको रोका तो वो उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर लेता है अपने आप को। फोटोन कभी रेस्ट पे एग्जिस्ट, समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, जब वो मोशन में है, तब उसका मास कितना है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कोई पार्टिकल या 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो दिस बिकम्स 100। अरे बोलो ना यार, 10 का स्क्वायर 100 ना, पर सी का स्क्वायर कितना, 9 इंटू 10 की पावर 16। नहीं समझ में आई बात? दैट मीन्स दिस टर्म बिकम्स नेग्लिजिबल। तो रेस्ट मास मूविंग मास के बराबर मान लिया जाएगा। नहीं समझ में आई बात? तो ये वैलिड है। अच्छा, वैसे भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 10 की पावर 7 भी करोगे ना, तो भी चेंज इतना ज्यादा नहीं आया, पर चेंज आता है, ये क्लियर है कि सब मास वेरी करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मास वेरिएबल की जो वेरिएशन की जो कहानी है, वो क्वांटम के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम तो क्वांटम के नाम पे कुछ नहीं पढ़ते, क्वांटम के नाम पे फोटोन पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, मॉडर्न में बात कर लेते हैं। पर क्वांटम जब बात करते हो आप क्वांटम मैकेनिक्स की, बहुत अलग कहानी है। ठीक है, चलिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है, ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला आइंस्टीन ने दिया था, उसने रिलेट किया था वेलोसिटी को मास से, कि जिस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उसका मूविंग मास ज्यादा होता है। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का रेस्ट मास सेम होगा, 9.1 इंटू माइनस 31 केजी। आई बात समझ में? अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा, पर चार्ज दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो होता है। अगर चार्ज इनवेरिएबल है और मास वेरिएबल है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी वेरिएबल होगा। ये कहानी क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए, चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, बट mass can exist without charge. Charge can never exist without mass, but mass can exist without charge. देखिए सुनिए, कहीं पे चार्ज की प्रेजेंस होना अपने आप में पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि चार्ज कभी भी मास के बिना, चार्ज को रुकने के लिए हमेशा मास के सहारे की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? मास की। तो चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट। अब कहीं पे अगर चार्ज है तो इस बात की गारंटी कि वहां मास हो गई होगा। अरे बोलो। और मास कहीं पे है तो इस बात की गारंटी कि वो पार्टिकल होगा ही होगा। नहीं समझ में आई बात? तो चार्ज की प्रेजेंस ही किसी पार्टिकल होने की गारंटी है। लेकिन मास अगर है तो ये जरूरी नहीं है चार्ज हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं पे मास है और वो बॉडी न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या है? जीरो। नहीं समझ में आई बात? तो चार्ज का होना मास की प्रेजेंस शो करता है, लेकिन मास का होना यह शो नहीं करता कि वहां चार्ज होगा ही। चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकती है वो बॉडी। हेलो, कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क पे सवाल नीट में कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, पर सवाल पूछे जाते हैं इधर उधर। क्वार्क पार्टिकल्स अलग अलग तरह के होते हैं, 6 तरह के क्वार्क पार्टिकल्स हैं, अलग अलग तरह के नाम उनके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे जो काम के हैं वो यू एंड डी क्वार्क है। कौन कौन से क्वार्क? यू एंड डी। तो यू मतलब अप क्वार्क, डी मतलब डाउन क्वार्क। तो सुनिएगा ध्यान से, जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं, क्वार्क पार्टिकल में जो अप क्वार्क है, अप क्वार्क, इसको यू से डिनोट करते हैं, और जो डाउन क्वार्क है इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका जो चार्ज होता है, चार्ज Q, वो -E/3 होता है। इसका जो चार्ज होता है वो +2E/3 होता है। कहानी क्लियर? बेसिकली इनके जो चार्ज होते हैं वो +-E/3 +-2E/3 होते हैं। अलग अलग क्वार्क के पार्ट, ब्यूटी, चार्म, अलग अलग तरह के नाम दिए गए हैं। 6 तरह के क्वार्क्स डिस्कवर कर लिए गए हैं ऑलरेडी। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये यू है, मैं यू
यू और डी से कोई कॉम्बिनेशन बनाता हूं, हेलो, तो आप मुझे बताइए यू यू मतलब -2e/3, थोड़ा तमीज से लिख लें एक बार, -e/3 -e/3, यू यू डी लिया ना मैंने, तो यू यू मतलब वो वाला है, अरे उल्टा लिख दिया ना, वही तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं कह सकता तो। अब ठीक है, डाउन क्वार्क की वैल्यू क्या होती है और अप क्वार्क की वैल्यू क्या होती है, +2e। अब मैं यू यू डी बनाते हैं, यू यू मतलब +2e/3 +2e/3 -e/3 मतलब +4e/3 -e/3 becomes equals to +e ना, नहीं समझ में आई बात, और ये बन गया आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज ये होता है ना, नहीं समझ में आई बात, तो प्रोटॉन किससे बना होता है, क्वार्क पार्टिकल से, और कॉम्बिनेशन क्या क्या होंगे, यू यू डी, कहानी क्लियर। अगर मैं बात करता हूं डी डी यू, बताइए, डी मीन्स -e/3 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 +2e/3, नेट चार्ज क्या हो गया बताइए, 0, तो क्या बन गया बताइए, हाँ जी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स। डाउन मतलब उसका चार्ज नेगेटिव है -e/3, और अप क्वार्क का चार्ज पॉजिटिव कितना, +2e/3। आई बात समझ में, हमें सिर्फ इतना सा आइडिया होना चाहिए क्वार्क के बारे में, और हमें यह पता होना चाहिए क्वार्क का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फ्रैक्शन में होता है, पर ये क्वांटा नहीं है। क्वांटा इज व्हाट, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, बनाइए जल्दी, बन गया, एक बार और बन, रिवीजन हो जाएगा। जल्दी कर लो, अपना ये बेच तुम्हारा आगे था, मॉर्निंग वाले से, मॉर्निंग वाले आगे हो गए, उनके कूलम स्लो स्टार्ट हो गया है, तुम लोगों को आगे करें, तो एक काम करते हैं, कूलम स्लो सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, कौन सा, अच्छा कोई कुछ पूछ रहा है यहाँ से, सर फिर E बराबर mc² का सिग्निफिकेंस क्या है, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजी, अरे दुनिया की सारी हर हर बंदा ये करता है दुनिया में, करके हाँ आग जला दो, मैंने कहा था एक जो हमारा एक दोस्त इसको गलत कर दिया थ्योरी को, आइंस्टीन, फिर हम जब सर के पास गए तो फिर ये भी पूछ लिया उसने कि भाई मतलब आज कैसे दिमाग में आइंस्टीन आई, तो उन्होंने जला के बता दिया था, तो वो रिलेशन देना मुश्किल है, आप जितनी भी चीजें बर्न कर रहे हो तो वो मास ही तो कहीं ना कहीं एनर्जी में जा रहा है, तो ये तो समझना बड़ा आसान होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो, एनर्जी को मास में कन्वर्जन की बात करें तो फिर उसके लिए आपको बहुत अलग लेवल पे जाना पड़ता है, वो कहां आता है आपके, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं होता, बढ़ जाओ आगे, मेरी फिर डाइवर्ट हो जाता हूं मैं डायरेक्शन से, लिखो फटाफट, मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, जल्दी लिखो भाई, फटाफट लिखते चलना है ना, मेथड्स ऑफ द चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, फर्स्ट मेथड लिखो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बॉडी है ए और ये दूसरी बॉडी है बी, अगर हम इन दोनों को रब करते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस का जो मटेरियल है वो अलग अलग तरह के एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का आपको आइडिया है कि एटम्स का भी बिहेवियर अलग अलग होता है, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, उनके न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का साइज बड़ा होता है, उनके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स लूजली
बाउंडेड होते हैं। तो जब कभी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो रबिंग में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है, तो टेम्परेचर रेज करता है। जब टेम्परेचर रेज करता है तो वो जो लूजली बाउंडेड है वो फ्री हो जाता है, और जैसे ही वो फ्री होगा दूसरे सब्सटेंस का न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जिसने अट्रैक्ट करके अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसमें क्या आएगा? नेगेटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसमें क्या आएगा? और ये बात क्लियर है, अगर मैं दो बॉडीज को रब करता हूं ए और बी को, रबिंग के वक्त मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से इस पे ट्रांसफर हुए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उस पे गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन की कमी इस पे हुई है। तो both the bodies will acquired equal and opposite charge. Both the bodies will acquired. आप मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रॉन इससे इस पे जाएगा तो सिर्फ अपना चार्ज लेके जाएगा या मास भी लेके जाएगा? इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा तो इसका मास थोड़ा सा, तो न्यूट्रल स्टेट पे जो इसका मास था उसके कंपैरिजन में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास थोड़ा सा कम होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास न्यूट्रल स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा, ठीक है, आप तोलने बैठे को तो डिफरेंस नजर नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास -31 के ऑर्डर में होता है, पर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मास में वेरिएशन पक्का आता है। यहां एक बात और समझना है, हमें छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। देखो, अगर थोड़ी सी बाउंड्री क्रॉस करके आप छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा होल्ड कर लेते हो दिमाग में, तो आपकी तो समझने की विड्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। एक सिंपल बात है, हमें पता है पोटेंशियल बाद में आता है, पर हम सबने 12वीं में कहीं ना कहीं पोटेंशियल वर्ड सुना हुआ, इनफैक्ट हमने ग्रेविटेशन में पोटेंशियल पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा? तो जब चार्ज फ्लो होता है ना कंडक्टर्स के अंदर, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम, दो सेम पोटेंशियल वाली बॉडीज को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, टच कर दूं या कनेक्ट कर दूं, क्या चार्ज फ्लो होगा? पॉसिबल नहीं है ना। अब सुनिए मेरी बात को, मेरे पास ये दो बॉडीज है ए और बी, और दोनों कंडक्टर है, इसका चार्ज भी जीरो, इसका चार्ज भी, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों कंडक्टर्स को मैं रब करता रहूंगा। आप मुझे बताइए, क्या दोनों का पोटेंशियल पहले जीरो था? अनचार्ज था तो जीरो था ना। और अगर आप उसको रब भी करोगे तो उनका पोटेंशियल बराबर ही बना रहेगा ना, क्योंकि टच किया हुआ है। और अगर पोटेंशियल बराबर ही बना रहेगा तो चार्ज कभी भी एक बॉडी से फ्लो के दूसरी पे। तो जब आप रबिंग करो तो चार्जिंग तभी होगी जब एटलीस्ट वन बॉडी इंसुलेटर हो। नहीं समझ में आई बात? दोनों इंसुलेटर होगा चलेगा, क्योंकि इंसुलेटर में एक बार इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो भी जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस जा नहीं पाता, फ्लो करना अलाउ नहीं ना इंसुलेटर में। कंडक्टर्स में फ्लो करना, तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम, आप रबिंग करते रहो रात दिन, दोनों कंडक्टर हैं तो कभी भी फ्रिक्शन से चार्जिंग। अब यहां कंफ्यूजन होता है कि साहब हमसे ऐसा कहा जाता है कि फ्रिक्शन के थ्रू आप कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हो और इंसुलेटर को भी चार्ज। हाँ भाई, हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, लेकिन जब मैं उनको रब करूं तो दोनों कंडक्टर नहीं होनी चाहिए। एक कंडक्टर एक इंसुलेटर, चार्जिंग हो जाएगी ना, तो कंडक्टर्स को भी चार्ज कर दिया और इंसुलेटर को भी कर दिया, दोनों इंसुलेटर हैं, बेटर चार्जिंग होगी। नहीं समझ में आई बात? तो दो तीन चीजों को दिमाग में रखना है। सबसे पहली बात, नेचर का सबसे आसान मेथड है चार्जिंग, जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो। कहीं भी बैठो रबिंग शुरू कर दो, कुछ नहीं करना, कोई डिवाइस नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो दो सब्सटेंस आपके पास मिल जाए उनकी रबिंग कीजिए, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होंगे, और दोनों पे जो चार्ज आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। कहानी क्लियर? अब मुझे बताइए, जब इनको मैंने रबिंग की और इसको अगर मैं सिस्टम कंसिडर कर लूं तो सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होगा? जीरो। बात समझ में आ गई? हो जाइए शुरू। नहीं नहीं, वो रामदेव जी वाली कहानी नहीं चलेगी। नहीं, लोग नाखून रब करते रहते ना। हाँ, एक बार बाबा रामदेव ने बोल दिया था कि साहब बाल जो है वो बढ़ते हैं, सफेद नहीं होते हैं। नहीं, तो आज तक रब कर रहे हैं लोग, किसी के काले नहीं हुए हैं। अरे, एक हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमारे सर से किसी ने पूछ लिया कि वो ऐसा कहीं वो ना, आप जब कोई पता नहीं कौन सी बॉटनी का कोई टॉपिक चल रहा था कि नारियल, जो लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज अगर नारियल खाती हैं तो बच्चे गोरे पैदा होते हैं। तो सुनो ध्यान से, हमारे सर का जवाब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता होगा। उनका बेटा बेटा नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बोले केरला में। बोले इतना काफी, बोले इतना काफी। मतलब उनका वो अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर। खैर लिखिए, व्हेन व्हेन शुरू हो जाते हो तुम लोग यार। लिखो, व्हेन टू बॉडीज रब्ड ऑन ईच अदर, व्हेन two bodies rubbed on each other,
electron will be transferred from one body to other body. Electrons will be transferred from one body to other body, and due to transfer of electron both becomes and due to transfer of electrons both bodies becomes equal and opposite charged. Both body becomes equal and opposite charge. आगे लिखो. From both the bodies one body must be insulated. From both bodies one body must be insulator. From both bodies one body must be insulator. Next point लिखो. In this case both the bodies acquired equal and opposite charge. In this case both the bodies acquire equal and opposite charge. In this case both the bodies acquire equal and opposite charge. अगला पॉइंट लिखिए. Mass of negative charge body, mass of negatively charged body is slightly greater than its neutral state. Mass of the negatively charged body is slightly greater than its neutral state, and mass of the positively charged body and mass of the positively charged body is slightly less than its neutral state. Mass of the positively charged body is slightly less than its neutral state. क्या इससे हर तरह के बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है? क्या इंसुलेट नहीं कर सकते? एक पड़ेगा अभी कान के नीचे. इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोलती तू, मतलब गलत चीज को. अभी मैं समझा रहा था कि दोनों हाँ, मतलब आप अंडरस्टूड नहीं मान सकते हैं कोई भी चीज को, पता है तुम्हें. अभी मैंने क्या कहा, जिसको मैं रब कर रहा हूं दोनों कंडक्टर ना हो, एक कंडक्टर एक इंसुलेटर है चलेगा, तो चार्जिंग तो हो गई ना भाई. लिखो फिर, अब लिखो. Conductors and insulators both can be charged by this method. Conductors and insulators both can be charged by this method. Conductors and insulators both can be charged by this method. हो सके तो मेहरबानी कर लो, फटाफट डायग्राम बना लो. बना लिया था? बहुत बढ़िया है. सबने नहीं बनाया ना, इसलिए तो कह रहा हूं बना लो. बढ़ जाए. सेकंड लिखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन. जल्दी जल्दी लिखते जाइए. चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब मुझे एक बात बताइए, कंडक्टर्स क्या होते हैं? हम डिफाइन कैसे करते हैं कंडक्टर्स को? जो इलेक्ट्रिसिटी को के फ्लो को अलाउ करते हैं, मतलब चार्ज के फ्लो को अलाउ करते हैं, वही कंडक्टर्स होते हैं ना. हम कह रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब चार्ज को कंडक्ट होके जाना है, फ्लो करके जाना है. तो फ्लो किस में हो सकता है? मतलब ये मेथड इंसुलेटर्स के लिए वैलिड? पहली शर्त, ओनली वैलिड फॉर द कंडक्टर्स, नंबर वन. नंबर टू, हम जब इंसुलेटर्स की बात कर रहे थे, मतलब रबिंग की बात कर रहे थे, तो चार्ज था या नहीं था दो बॉडीज पर, आपने रबिंग शुरू की, चार्जिंग हो गई थी. हम कह रहे हैं यार चार्ज फ्लो करके जाएगा तो एक्सेस चार्ज होगा तो ही तो फ्लो करेगा. हम कह रहे हैं एक टैंक में पानी भरा हुआ है, दूसरा खाली है, तो पानी होगा तो ही तो ट्यूब से फ्लो करके जाएगा इधर. दोनों टैंक खाली तो पानी, सिंपल सी बात है. तो एक बॉडी में ऑलरेडी चार्ज का होना जरूरी है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन,
क्या पहली वाली बॉडी पे जो चार्ज का नेचर अवेलेबल था, अगर पॉजिटिव था तो पॉजिटिव उसमें जाएगा, और नेगेटिव था तो नहीं। समझ में आई बात? यहां दो तीन चीजें समझना मेरी बात को ध्यान से। अल्टीमेटली दोनों बॉडीज पे जो चार्ज आएगा उसका नेचर सिमिलर होगा, इधर पॉजिटिव और। एक तो कहानी ये हो गई कि समझिएगा बात ध्यान से, एक तो कहानी ये हो गई कि मान लीजिए मेरे पास दो स्फीयर, अब यहां समझने वाली बातें हैं बहुत सारी। ये मेरे पास एक स्फीयर है, मैं क्या करता हूं, इनको आइडेंटिकल ले रहा हूं। हम इसको आइडेंटिकल लेते हैं, ये दूसरा स्फीयर है। सुना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस पे जो चार्ज है वो प्लस, कॉपी नहीं करना भी ना, +10 कूलम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। मैंने ए से बी को कनेक्ट कर दिया, क्या चार्ज फ्लो करेगा ए से बी पे? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसको समझना ध्यान से, यहां गड़बड़ होता है। मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास टैंक है, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर की है, दूसरा भी टैंक है, इसकी भी कैपेसिटी 10 लीटर की ही है। यहां एक टैंक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है, और यहां दूसरा टैंक है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 20 लीटर की है। मतलब अगर मैं पानी भरूं तो इसमें 20 लीटर आ जाएगा, इसमें 10, बाकी सब में 10 आ जाएगा। आपने क्या किया, इसको पूरा पानी से भर दिया। जब आप इसको पूरा पानी से भर दोगे और नीचे से बॉटम से किसी ट्यूब से कनेक्ट कर दोगे, तो क्या ए से बी में वाटर फ्लो करेगा? कब तक? पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। ये कहानी क्लियर? आप मुझे बताइए, अगर इसका 10 लीटर पानी भरा हुआ था, इसकी कैपेसिटी भी 10 लीटर की है, दोनों आइडेंटिकल हैं, आप मुझे बताइए क्या पानी फाइनली इन दोनों में बराबर लेवल तक बचेगा? क्या पानी का लेवल बराबर होने पे 5 लीटर इसमें मिलेगा? तो क्या लेवल सेम होने पर अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम है? तो इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि पानी ए से बी में तब तक फ्लो करेगा जब तक पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता। कोई अगर ये बोलता है तब तक फ्लो करेगा जब तक पानी का अमाउंट सेम नहीं होता, तो भी सही है। सही है ना इसके लिए? तो अब मैं इसकी बात करता हूं। मैंने इसको पूरा पानी से भर दिया और नीचे ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। अब ए से बी में पानी फ्लो करेगा, कब तक? जब तक लेवल सेम। बेटा लेवल सेम होने पर क्या दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर सेम होगा? इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? अब दोनों के लिए वो कौन सी बात है जो दोनों के लिए वैलिड है कि सब पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम। पानी का लेवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ एनालॉजी रखता है। जो रोल लेवल प्ले करता है यहां पर, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्ले करता है। आपने कहा हर केस के अंदर तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में पानी का लेवल सेम। समझ में आ गई बात? इसी तरह चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। अगर दोनों बॉडीज, जो मेरी ये बॉडीज हैं, ये हर मैनर में आइडेंटिकल हैं, तो पोटेंशियल सेम होने पर अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम होगा। नहीं समझ में आई बात? पोटेंशियल सेम होने पर अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम होगा, और बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है तो फिर फाइनली अमाउंट ऑफ चार्ज सेम। क्या सेम होगा? पोटेंशियल। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज कब करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल सेम होने पर दोनों का चार्ज सेम हो भी सकता है, और इट विल डिपेंड्स ऑन nature of the bodies. If bodies are identical, when potential becomes equal, charge is also equal. दूसरी चीज समझिए, 10 कूलम, हेलो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। बोलिए, इससे जब इस पे चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम, चार्ज भी सेम होगा ना, प्लस प्लस, दोनों का +5 आएगा ना। अब सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई देखिए, मेरे पास यहां पर एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। नाउ बोथ स्फीयर्स आर आइडेंटिकल अगेन, इसका रेडियस भी आर, उसका रेडियस भी आर। मैं कहता हूं इसका जो चार्ज है वो +10 कूलम है, लेकिन इसका चार्ज -20 कूलम है। नेट चार्ज कितना है सिस्टम का? -10 ना। यहां सिस्टम का नेट कितना था? +10। तो फाइनली कितना कितना आया था? +5 ना। इनमें फाइनली कितना कितना आएगा? -5 -5। नहीं समझ में आया? -5 -5, ये कहानी क्लियर हो गई? तो एक बात हमें क्लियर कर लेनी है कि फाइनल चार्जेस जो अपीयर होंगे दोनों के ऊपर, दे विल बी सेम इन नेचर। इधर बोथ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अलग अलग नेचर का चार्ज पॉसिबल ही नहीं आ जाए। देखिए,
By this method, only conductors can be charged. By this method, only conductors can be charged. आगे लिखिए. By this method, only conductors can be charged. आगे लिखिए. When a charged body connected with other body, a charged body connected with the other body, ब्रैकेट में लिखिए, may be charged or uncharged. Connected with the other body, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, may be charged or uncharged. दूसरी वाली बॉडी चार्ज भी हो सकती है ना, और अनचार्ज हो सकती है, राइट. चार्ज विल बी कंटिन्यूअसली फ्लो, charge will be continuously flow from one body to other body. Charge will be continuously flow from one body to other body till their potential becomes equal. Till their potential becomes equal. Till their potential becomes equal. Next paragraph में लिखिए, when charge flow stop, when charge flow stop, their potential will be always equal. Charge flow stop, their potential will be always equal, but their charges may or may not equal. But their charges may or may not equal. ये कहानी क्लियर हो गई. चार्ज इक्वल कब होंगे, जब बॉडीज आइडेंटिकल होंगी. अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज भी फिर इक्वल नहीं होंगे. फिर हम जब बाद में इसी चैप्टर के एंड में कंडक्टर्स के अंदर शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि फाइनल चार्ज जो अपीयर होते हैं वो हमेशा रेडियस के किसमें होते हैं. तो अगर रेडियस बराबर है तो चार्ज भी बराबर होंगे, और रेडियस 1:2 के रेशो में आएगा तो चार्ज भी 1:2 के रेशो में आएगा. नहीं समझ में आई बात. अब आप ये डायग्राम पे मेहरबानी कर ले, आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने एग्जांपल समझाने के लिए दिया था. इस पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है. क्या है, प्लस क्यू. आई बात समझ में. अब यहां पे अपन एक ही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, राइट. इस पे चार्ज पे कोई चार्ज नहीं है. तो व्हेन ए brought in contact with B. अब कांटेक्ट में लाने का तरीका क्या है, या तो टच कर दो या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो. अरे बोलो ना भाई. तो जैसे ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे चार्जेस फ्लो करेंगे. इसका फाइनल चार्ज प्लस क्यू ए है, इसका फाइनल चार्ज प्लस क्यू बी है. आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि क्यू ए प्लस क्यू बी की वैल्यू उस क्यू के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है. नहीं समझ में आई बात. चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. ये बात क्लियर कर लेना कि दोनों चार्जेस का जो सम है, टोटल वैल्यू, वो इनिशियल सम के बराबर ही आएगा. बाकी मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी कि वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों के ऊपर, और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो इनिशियल चार्ज प्रेजेंट थे. दोनों बॉडीज पे जो चार्ज अवेलेबल थे, अगर उनका सम पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों के फाइनल चार्ज भी पॉजिटिव होंगे. दोनों का सम अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोनों के फाइनल चार्ज भी, यानी दोनों बॉडीज फाइनली अपीयर होने वाला चार्ज का नेचर सेम होगा. या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. कहानी क्लियर. देखिए नोट डाल के, फाइनल चार्जेस अपीयर ऑन बोथ द बॉडीज. Final charges appears on both the bodies. Final charges appears on both the bodies will be same in nature. Same in nature. ठीक है. नेचर सेम होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. तो दिस वाज व्हाट मेथड्स ऑफ द चार्जिंग का सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओनली कंडक्टर्स के लिए वैलिड है.
थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बढ़िया सवाल थर्ड पे ही बनते हैं, चाहे यहां की बात करें या बाद की बात करें। थर्ड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लिखिए थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, लिखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन, लिखिए this method mainly used for conductors. This method mainly used for conductors, but insulator can be also charged, but insulators can be also charged in some specific cases. Insulators can be also charged in some specific cases. देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ द बॉडीज, राइट? हाथ में थोड़ी कुछ है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज वैलिड फॉर all type of the bodies. Conduction is only valid for, but in case of induction mainly किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। पर इंसुलेटर्स को स्पेसिफिक केसेस में चार्ज किया जा सकता है। वो केस कैसे होंगे मैं समझा दूंगा। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, इसमें आपको स्टेप डायग्राम समझना जरूरी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देंगे। इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसलिए रखा जाता है ताकि इस पे जो भी चार्ज हो वो धरती में ना जाए। अगर जमीन पे रख दोगे तो उसकी तो अर्थिंग हो रही है ना, नहीं समझ में आई बात? कंडक्टर को अर्थिंग कर दोगे आप, अब कंडक्टर की अर्थिंग कर दी। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग केस समझ में आएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप मुझे बताइए, किसी बॉडी का चार्ज पॉजिटिव है, उसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव है तो, और जीरो है तो कोई पोटेंशियल। लेकिन ये सच नहीं है। किसी बॉडी का अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तब भी उसका पोटेंशियल जीरो हो सकता है। चार्ज क्या है उसका? नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल क्या? जीरो। किसी का पोटेंशियल, किसी का चार्ज पॉजिटिव है तो भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है। इवन अगर किसी का चार्ज नेगेटिव है तो भी उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अभी ज्यादा ज्ञान नहीं, अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझना है जिसको बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग नाम से पता लग रहा है, आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या? आपने अर्थ से, अच्छा अर्थ का पोटेंशियल कितना? बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कब से जीरो है? जब से धरती बनी है, और जब तक धरती होगी तब तक जीरो ही रहेगा। आप मर्जी में जितना चार्ज अर्थ को दे दो उसका पोटेंशियल जीरो ही बना रहता है, कि उसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट। ये समझना बात को ध्यान से। तो आपने किसी भी बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, किसी भी बॉडी को, तो वो बॉडी का पोटेंशियल धरती जीरो करके मानती है। अगर बॉडी के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है तो धरती का पोटेंशियल हमेशा जीरो ही रहना है। बोल भाई, तो बॉडी का अगर कुछ पोटेंशियल, मान लीजिए बॉडी का पोटेंशियल है पॉजिटिव, हेलो, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से, और नेगेटिव चार्ज उसका उल्टा फ्लो करता है। हमें पॉजिटिव का ध्यान रखना है, सारी डेफिनेशन पॉजिटिव ने याद रखा करो। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, आप समझना बहुत काम की चीज है। स्टेप से समझाता हूं एक करके आपको। ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब हुआ भाई? इसका नेट चार्ज क्या है? और ये कंडक्टर है, क्या है ये? कंडक्टर। समझिएगा ध्यान से, अगर इसके पास मैं कोई चार्ज रोड लेके आता हूं, ये जो चार्ज रोड है ना, इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूसिंग, इंड्यूस नहीं है, इंड्यूसिंग चार्ज, जो चार्ज को इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्टर के पास क्या बहुत सारा फ्री चार्ज होता है? यार कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। क्या ये जो मेटल है, ये जो पाइप लगे हुए मेटल के, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? बोलो ना यार, अगर वो न्यूट्रल नहीं हो तो झटके मारेंगे ना तुम्हारे। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, और ये मेटल है। अब कोई भी मेटल हो, उसके पास 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल होता है।
तो अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्रीली, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी फ्री होगा, तभी तो नेट चार्ज जीरो होगा। नहीं समझ में आई? ये बात और है कि पॉजिटिव चार्ज फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, पर फ्री चार्ज होता है, तभी तो हम कंडक्टर्स बोलेंगे। तो आप मुझे बताइए, ये जो हमारा कंडक्टर है, ये जो स्फीयर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है और पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा ना, ताकि इलेक्ट्रिकली क्या हो जाए, न्यूट्रल। अब ध्यान से समझना, एक्चुअली होता क्या है, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह सब जगह प्लस माइनस पेयर होंगे ना? अरे होंगे नहीं होंगे, ताकि इलेक्ट्रिकली क्या हो जाए, कहानी क्लियर। जैसे ही रोड पास लेके आऊंगा, ये रोड क्या करेगी, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, तो यहां से नेगेटिव चार्ज जो है, ये सारे नेगेटिव चार्ज यहां से रवाना होंगे और ये नेगेटिव चार्ज कहां आ जाएंगे, इस तरफ। नहीं समझ में आया? क्या हुआ कि सब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया? उसकी वजह से एक सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गई और दूसरी सरफेस, हमने इस बॉडी की चार्जिंग कर दी। ब्लंडर। चार्जिंग कब होती है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। मतलब या तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को दो या उससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो। नींद आ रही है तेरे को? कंफर्म कर ले तो। क्या नाम है तेरा? अदिति। गुड। अदिति। कुछ बच्चे ना टीचर्स को जिंदगी भर याद रहते हैं। मतलब कुछ लोगों ने ऐसा, हमारे हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि हमें खुद को यकीन नहीं होता ये कैसे पॉसिबल हुआ। Aditi Agrawal was the student of 2014-15 session. She has borne tuberculosis up to the 2 year continuously. Born tuberculosis इतना सीवियर था उसको कि वो लिख नहीं पाती थी कई बार। 12वीं क्लास में 7 महीने उस बैच में पढ़ाया था मैंने, तो 11वीं उसकी क्योंकि हॉस्पिटलाइज रही वो, तो मतलब समझना बच्चों को जिनको करना होता है जिंदगी में कुछ, वो कैसे करके निकलते हैं। तो 11वीं क्लास में वो क्लासेस नहीं कर पाई। अब जो बच्चा 11वीं में बहुत सारी क्लासेस छूट जाए मैकेनिक्स की, पूरी लगभग छूट जाए, तो बात तो 12वीं में बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना। 12वीं क्लास में मैं उनकी क्लास में मुझे पूरा 11th पढ़ाना था और 12th का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाना था, ये मुझे करना था उनका। तो जब मैं पढ़ाने गया तो वो करीबन 20-22 दिन बाद क्लास अटेंड करना है, क्लास के जस्ट तो मेरे पास आई, मुझसे मिली, सर मेरा 11th पूरा खराब है, और उसने मुझे अपना बाकायदा सर्टिफिकेट दिखाया हॉस्पिटल के कि मैं 2.5 महीने से, पिछले 2.5 महीने से हॉस्पिटलाइज थी, अभी मेरे को डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से और अब मैं पढ़ूंगी। पर सर मेरा पूरा 11th का जो फिजिक्स था 11th क्लास में पूरा बर्बाद था, और आपने अभी 15-20 दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब मैंने एलएनएम फ्रिक्शन से स्टार्ट किया, तो वो भी मेरा खत्म हो गया, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए सर, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम दोगे? मैं ठीक है। मैं हमेशा जज करता हूँ बच्चों को, हमेशा देख लेना, जो जैसा स्टूडेंट होगा वैसे डाउट बताता हूँ मैं। उसकी शक्ल पे लिखा होता है मेरे लिए कि ये डाउट पूछना है या एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग मतलब डाउट नहीं था उसको कुछ भी, वो सिर्फ ये बताना है कि देखो मुझे भी डाउट आते हैं। हेलो। एक डिपार्टमेंट और होता है, उसको रियल में डाउट आते हैं, जिसको डाउट आते हैं उसका पूछने का तरीका अलग होता है। तो मैंने, तू कल एक बार करना, मेरी 1-2 क्लास होती थी और उस स्टेशन में इवनिंग में भी गर्ल्स बैच चलता था, तो मैंने मॉर्निंग में उसको बुलाया, क्लास 9:30 बजे खत्म हो जाएगी, तू 9:30 बजे आ जाना, मैं तेरे को 1 घंटे का टाइम दूंगा। 1 घंटे बाद वो लड़की मेरे पास आई, मतलब मेरी क्लास खत्म होती 1 घंटे के लिए मेरे पास आई, मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया और शाम वाली क्लास का टाइम हो गया मेरा, मेरी उधर 1:45 बजे क्लास शुरू होनी थी, 1 घंटे के लिए बुलाया था, 9:30 बजे शुरू किया, 1:45 तक पढ़ाया लगातार। मतलब वो जिस तैयारी से पढ़ने आई थी ना, कोई बेहद बेशरम इंसान होगा वही नहीं पढ़ाएगा उसको। कैसे आई पता है? वो सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं आजकल, तो खैर इतना भी मेहरबानी नहीं करते, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ वहां देख लेंगे। उसने अपनी किसी फ्रेंड से, जो क्लास की स्टूडेंट थी, उससे फोटोकॉपी करवाया जो मैंने पढ़ाया था उसका, उसके बाद सारे अपने हाथ से कॉपी किए, जो समझ में आया वो समझ लिया, जो नहीं समझ में उसको रट डाला। और कितने को सर मैं ये समझ में आ गया, ये आपने ऐसे पढ़ाया, ये सही हूं मैं? हाँ ठीक है। तू ये आगे वाली मुझे समझ में नहीं आया, पर मैं इसको फिर भी डिराइव कर सकती हूँ पूरी, कि देखो मैं डिराइव, पर मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ। कोई बच्चा इतना हार्ड वर्क करके आपके पास पहुंचेगा तो आप बेशर्म होगे तो ही नहीं पढ़ाओगे।
2.5 महीने उस अकेली बच्ची को पढ़ाया मैंने, पूरा 11th अकेली को, और उसी साल वो क्वालिफाई करके निकली मेडिकल एग्जाम, उसी साल। इतने डिटरमाइंड बच्चे होते हैं, जिंदगी में कुछ करना है मतलब कर जाएंगे। एक बच्चा 127वीं रैंक आईआईटी में लेकर आया था, मालव उसका सरनेम था, 2012 के अंदर 127 आईआईटी के अंदर। उसको है ना बचपन से इनबॉर्न रूमेटिक अर्थराइटिस बहुत सीवियर वाला, ऐसा कि पेन पकड़े ना, 5,000 का इंजेक्शन लगेगा तब तो वो पेन से लिख सकता था। ही गोट 127 आईआईटी। जो अमित गुप्ता सर है उनका स्टूडेंट था, वो बता रहे थे मेरे को, बोले सर मैं उसको हॉस्पिटल से एग्जाम दिलाने ले गया था, पर उसको जब रैंक आई तो मेरे आंसू आ गए। इतना हार्ड वर्किंग बच्चा। उसने जब उससे पूछा था कैसे पढ़ाई की, बोले सर पेन की कहां जरूरत होती है, मैं हर चीज दिमाग में करता जब मेरा पेन नहीं चला पाता था। इतना दर्द होता था हाथ पांव में, फिर भी दिमाग चला रहा है बंदा। उसने पूछा कि सर मेरे पिताजी किसान है, बहुत गरीब परिवार से हूं मैं, मुझे सर्वाइव करने के लिए जिंदगी में मेरा ट्रीटमेंट इतना महंगा है कि मेरे पास एक ही रास्ता है कि या तो मैं पैसा कमा के इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, अपना इलाज करा सकूं, या मैं मर जाऊं। और मुझे जीना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिंदगी में, और यहां दुनिया ही अलग है। हेलो। तो जिसको जिंदगी बनानी होती है ना, वो बना जाता है। सुनिए ध्यान से। तो हुआ क्या, ये न्यूट्रल था, प्लस के साथ माइनस अटैच था, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिविटी था। इस पॉजिटिव ने क्या किया, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये एंड क्या बन गया, ये वाला एंड क्या बन गया, ये वाला एंड। कहानी क्लियर। आप मुझे बताइए, अगर ये बॉडी यहीं रखी होगी तो क्या इस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, और इस पॉजिटिव और पॉजिटिव में, तो बताइए रिपल्शन डोमिनेट करेगा या अट्रैक्शन। समझ में आ गई बात। क्योंकि अट्रैक्शन जिन चार्जेस में हो रहा है वो पास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, तो रिपल्शन के बजाय अट्रैक्शन। अल्टीमेटली हम ऐसे कह सकते हैं कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। अरे यार, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कैसे करती है, कि सब चार्ज बॉडी को जब न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाते हैं तो उसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, उसका एक एंड नेगेटिव, दूसरा एंड। तो जो अपोजिटली चार्ज हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर चार्ज के फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा होगा, तो हमेशा इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा, हमेशा इंडक्शन की वजह से। अब यहां एक सवाल बनता है, हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब किसी बॉडी का चार्ज का नेचर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप अट्रैक्शन वाला टेस्ट करोगे या रिपल्शन वाला। आंसर है रिपल्शन। रीजन क्या है कि साहब देखिए, अभी अभी आप कह रहे थे कि एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ना, कर सकती है ना। नहीं समझ में आई बात। और चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करेगी करेगी। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा इस बॉडी का चार्ज मुझे नहीं पता था, चार्ज आंखों से तो नजर नहीं आता ना, तो आपको आप उसके इफेक्ट देखते हो। तो आपने क्या किया, चार्ज एक रोड ली जिसपे चार्ज पॉजिटिव था, आपने खुद ने उसको चार्ज दिया पॉजिटिव। हेलो। तो आपको पता है उसका चार्ज पॉजिटिव, मतलब इस रोड जो ए है इसका चार्ज मुझे पता है, बी का चार्ज मुझे नहीं पता है। अगर मैं ए को बी के पास लेके जा रहा हूं, अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ऐसा बोलोगे बी पे या तो कोई चार्ज नहीं है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो अट्रैक्शन से पता लग जाएगा कि उसका चार्ज का नेचर क्या है। नहीं लगेगा, या तो वो न्यूट्रल होगी या अपोजिटली चार्ज होगी ना, या बोल रहे हो ना भाई। पर अगर मान लीजिए जब इसको पास लेके जाऊं इससे रिपल्शन हो, तो 100% इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं समझ में आया। तो अगर आपको किसी बॉडी के चार्ज का नेचर फाइंड आउट करना है तो आप रिपल्शन वाला टेस्ट करोगे अट्रैक्शन वाला। That's why we always say repulsion is the sure test of electrification. Electrification that means nature of charge को फाइंड करना। नहीं समझ में आई बात। तो शोर टेस्ट क्या माना जाएगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन। रिपल्शन इज द शोर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। आई होप क्लियर हो गई कहानी। चलिए अब वापस बात करते हैं। व्हेन ए चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज कंडक्टर, व्हाट हैपेंड, चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टर। समझ में आ गई बात। क्या बी की चार्जिंग हुई, अभी कोई चार्जिंग। व्हाट हैपन इनिशियली, ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। कहानी क्लियर। अब आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में इस रोड को यहीं रखा, पॉजिटिवली चार्ज रोड को आपने यहीं रखा, और ये जो हमारा कंडक्टर है इस कंडक्टर को आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ था लाइक दिस। अब आप मुझे बता दीजिए इधर क्या था भाई, माइनस ना, इधर क्या था भाई,
प्लस ना, अगर मैं से अर्थिंग कर दूं, व्हाट हैपेंड, ऑल द पॉजिटिव चार्ज गोज इनटू द धरती। नहीं, क्या पॉजिटिव चार्ज जाता है? जाता क्या है? असल में क्या हुआ होगा, इससे एक सुनो ध्यान से, इससे एक इलेक्ट्रॉन चल के आएगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, गायब। दूसरा आया, इसको गायब। तीसरा आया, गायब। चौथा आया, इसको गायब कर दिया। तो इधर से चार्ज पूरा का पूरा पॉजिटिव गायब हुआ ना। तो हुआ क्या वास्तव में, पॉजिटिव चार्ज धरती में गया है, धरती से इलेक्ट्रॉन आए। तो क्या इसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया? तो इसका नेट चार्ज नेगेटिव हो गया। नहीं समझ में आया? इसके पास नेट चार्ज क्या हो गया? अब आप मुझे बताइए, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये नेगेटिव चार्ज धरती में क्यों नहीं गया? ना 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 ना, शांति 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 शांति। देखो, अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास एक बॉडी पे माइनस क्यू चार्ज है, ये तो पता है ना हमें कि जब चार्ज एक्सेस चार्ज है तो पूरा पूरा सरफेस पे रिजाइड करता है। ये नेगेटिव चार्ज था, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, इसकी मैं अर्थिंग कर दूं तो क्या सारा नेगेटिव ग्राउंड चला जाएगा? जाएगा, सारा नेगेटिव ग्राउंड में जाएगा। देखो एक बात सुनो, ये कंसेप्ट यहां ढंग से सीख लिया ना, तो जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है पोटेंशियल वाला, वह सब आप धुल जाएंगे। सबसे मुश्किल कंसेप्ट ये यहां सीखने की चीज है। सुनो मेरी बात, अर्थ का पोटेंशियल कितना, और वो जीरो ही बना रहेगा। किसी भी बॉडी की अर्थिंग कर दी तो चार्ज हायर पोटेंशियल टू, कौन सा वाला? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हाई, लोअर, और नेगेटिव चार्ज। अब सुने ध्यान से, कोई आइसोलेटेड बॉडी मतलब आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, उसको नेगेटिव चार्ज दे दो तो उसका खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा। पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। कोई चार्ज नहीं तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। अब आप मुझे बताइए, जब इस बॉडी को मैं अलग से रखा हुआ हूं, मतलब मैंने इसकी अर्थिंग नहीं की हुई, क्या इसका खुद का चार्ज नेगेटिव है? तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव या पॉजिटिव? और धरती का पोटेंशियल जीरो। अरे यार, तो धरती हायर पोटेंशियल पे है ना, और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो पॉजिटिव चार्ज धरती से इसमें आएगा, या बोलूं नेगेटिव चार्ज इससे। कब तक? जब तक इसका पोटेंशियल। अब अगर मान लो दो बॉडीज होती तो दोनों को तो कुछ पोटेंशियल होता, पर धरती का पोटेंशियल जीरो, और धरती को किसी से भी जोड़ दो तो फाइनल पोटेंशियल क्या कर देती है? जीरो। तो इससे इसमें चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक इसका पोटेंशियल जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो होने पर इसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज बचा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। नहीं समझ में आया? इस पे नेगेटिव चार्ज बचा तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। अगर इसके पॉजिटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहता। धरती का पोटेंशियल क्या है? और किसी भी बॉडी को धरती से कनेक्ट करने में धरती क्या करती? उसका पोटेंशियल भी। ये याद रखना है, ये कभी नहीं बोलना उसका चार्ज जीरो कर देगी उसका। अब मजेदार चीज है, सुनो ध्यान से, अब हमें समझ में आएगा। हमने ग्रेविटेशन अभी अभी पढ़ा है, ध्यान समझ लेना। एक एम मास है, एक एम मास है, इस एम मास की वजह से आर डिस्टेंस में इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए पोटेंशियल नेगेटिव। चार्ज वाली कहानी में पता है क्या होता है कि अगर चार्ज प्लस क्यू है तो आर डिस्टेंस में पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई आर, माइनस होता तो माइनस के क्यू बाई आर। तो क्या इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल होता है? होता है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब आएगी समझ में बात। मुझे बताइए, क्या यहां चार्ज रखा हुआ है? हेलो। अब इस चार्ज की वजह से इस पे पोटेंशियल होगा नहीं होगा? पॉजिटिव होगा नहीं होगा? और आपने इसको धरती से कनेक्ट कर दिया, तो इसका नेट पोटेंशियल जीरो कब होगा? जब इसके खुद के चार्ज की वजह से उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव हो। उड़ गए तोते। अभी 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 सुनो सुनो सुनो, अभी मैं स्टैंड स्टैंड नहीं बना रहा हूं, आइसोलेटेड है। मान लीजिए यहां कोई कंडक्टर है, यहां चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसकी वजह से इसको मान लीजिए प्लस 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, बोलो ना यार। इस पे कोई चार्ज, न्यूट्रल है ये, पर इसकी वजह से इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है ना। तो क्या किसी अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? हो रहा है ना यहां पर। फीलिंग्स उबलनी नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, तेरे लगने से कुछ नहीं होगा जीवन में कभी भी।
मैं कह रहा हूं अभी तुम्हें क्या समझाया, क्या किसी चार्ज की वजह से उसका सराउंडिंग पोटेंशियल होता है? क्या इस चार्ज की वजह से इसको पोटेंशियल मिलेगा? मान लीजिए इसकी वजह से इसको +10 वोल्ट मिला हुआ है, तो इसका चार्ज क्या है? एक बार बताओ, फिजिक्स के कंसेप्ट सिखाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, इसीलिए लोग लिखाते और निकल लेते हैं फटाफट, समझाने की कभी कोशिश ही नहीं करते। बेटा रट लेना, फिर से सुन लेना ध्यान से, मैं दोबारा समझाता हूं। ये सुनो, ये है मेरे पास अनचार्ज बॉडी, धन्यवाद। ये क्या है? मैंने इसको कोई चार्ज, यहां मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या प्लस क्यू की वजह से इसको पोटेंशियल मिलेगा? पर इसके पास चार्ज तो नहीं है ना, तो क्या किसी अनचार्ज बॉडी के पास किसी दूसरे चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल हो सकता है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब आपने, सच है ना ये बात? अच्छा एक बात बताओ, यहां होती अनचार्ज बॉडी, यहां रखता -Q, क्या इसकी वजह से इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा? पर ये तो अनचार्ज है ना, तो किसी अनचार्ज बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर ये दोनों नहीं होते, अभी कहानी क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, हम 1 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, चलो इसको अपने यहां से रवाना कर दिया इसे। अब बात को समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसकी वजह से यहां माइनस इंड्यूस हुआ, चलेगा? इसकी वजह यहां प्लस इंड्यूस हुआ, चलेगा? अब बताइए, इंडक्शन की वजह से तो कोई पोटेंशियल इसका नहीं मिलना ना, क्योंकि इंड्यूस चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल मिलेगा। अरे बोलो ना यार, इसकी वजह से जितना नेगेटिव मिला, इसकी वजह से उतना पॉजिटिव, तो इनकी वजह से तो पोटेंशियल 0 मिल रहा है ना, जो भी पोटेंशियल है इसका है। तो बताइए इस बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चलो साहब, जैसे ही अर्थिंग करता हूं, क्या इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है? क्या इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था? क्या पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव कहां चला गया? ग्राउंड में। अब मुझे बताइए, इस पे नेगेटिव चार्ज बचा, तो नेगेटिव कितना बचेगा? कि साहब जितना पोटेंशियल इसने पॉजिटिव दे रखा है ना, उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये इसको दे दे, ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? 0। नहीं समझ में आया? तो बताइए नेगेटिव चार्ज धरती में क्यों नहीं किया? कि साहब उसका पोटेंशियल नेगेटिव धरती में चला जाएगा तो इसका पोटेंशियल तो पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है फ्री चार्ज, एक होता है बाउंड चार्ज। बाउंड मतलब आपने बांध रखा है, असल में ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को धक्का दे रहा था, तू भाग यहां से, रिपेल कर रहा था ना, और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करके रोके हुए, तो क्या इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाने देगा? नहीं जाने देगा। नहीं समझ में आया? सो व्हाई नेगेटिव चार्ज नॉट गोज ऑन धरती? अगर नेगेटिव चार्ज चला गया तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल, किसी भी चीज की अर्थिंग करते हैं तो उसका फाइनल पोटेंशियल क्या होता है? 0। तो टू मेंटेन द 0 पोटेंशियल देयर मस्ट बी नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। पक्का? गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब सुनो, वापस आ जाते हैं यहीं पे। चलिए साहब, अब मुझे बताइए, क्या किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल 0 हो सकता है? अरे है ही ना यार, नहीं समझ में आया? अगर इसके पास में नेगेटिवली चार्ज रोड लाता तो ये एंड पॉजिटिव होता, ये एंड नेगेटिव होता, फिर धरती में नेगेटिव जाता, इस पे पॉजिटिव बचता, तो क्या किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल 0 हो सकता है? यस हो सकता है। नहीं समझ में आया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल भी और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल 0 हो सकता है ना भाई? अब सुनिएगा ध्यान से, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बताओ, ये थोड़ा सा अपना चार्ज का नंबर बढ़ा दें, अच्छा नहीं लग रहा है बोलने, ऐसे, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समझा। तो और नेगेटिव लगाते हैं थोड़े से, यहाँ बोलो ना। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या ये यहां है? सुनना, तुम्हें खुद बताना है, बकल लगानी। ये यहां थी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही रुका हुआ है,
इसको उठा के फेंक देता हूं, इसको हटा के बाहर ले गया। अब बताओ क्या ये यहां रुकेगा? अब ये भी धरती में चला जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर जो पास में इंड्यूसिंग चार्ज रखा हुआ था उसको उठा के फेंक दो, तो अब जो उस पर नेगेटिव था वो भी कहां चला जाएगा? धरती में। ये कहानी क्लियर? लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं धरती में जाने का रास्ता खत्म कर देता हूं। ये जो अर्थिंग वाला वायर था इसको काट दो। जब आपने अर्थिंग वाला वायर काट दिया तो आप कहोगे साहब ये वाला जो स्फीयर है जो आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, आपने अर्थिंग को डिसकनेक्ट कर दिया, वायर हटा दिया ना उधर से, और ये यहां रखा हुआ है, ये तो यही रखा हुआ है ना। बोलो भाई, तो क्या ये नेगेटिव इधर रहेगा? ये कहानी क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, वायर काटने के बाद धरती में जाने का रास्ता खत्म और इसको उठा के फेंक दिया। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। नहीं समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप थोड़ी चित्रकारी कर लें, हाँ मतलब मेहरबानी कर लें खुद के ऊपर। करेंगे जब वो पढ़ेंगे तब ये सवाल कई तरह से करेंगे। इवन ये वैल्यू भी निकालेंगे, कितना चार्ज आता है वो सब वहां करेंगे। जल्दी से बना लो डायग्राम। हाँ जी, हो गया। एक बार एक सवाल आया था कि किसी इंड्यूसिंग चार्ज से कितने अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है? आंसर था इनफाइनाइट। इंड्यूसिंग चार्ज इसको बोलते हैं। आपने पूरा प्रोसेस यूज करके चार्जिंग कर दी ना इसकी? अरे कर दी नहीं कर दी? तो क्या इसके चार्ज पे कोई फर्क चला था? नहीं चला था ना। दूसरी बॉडी लेके आओ, फिर ये प्रोसेस करो, फिर चार्ज आएगा, फिर तीसरी बॉडी लेके आओ, करते रहो इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम तक, तो इसका चार्ज तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। तो इंड्यूसिंग चार्ज जिसके थ्रू आप चार्ज को इंड्यूस कर रहे हो, आई बात समझ में? उससे मर्जी में इतना चार्ज। अच्छा एक और बात बताओ, क्या इंडक्शन से सिर्फ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है? अगर इसको आप पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लेके आते तो इस पर पॉजिटिव आ जाता। नहीं समझ में आया? दूसरी बात को समझिए। अच्छा ये कहानी क्लियर हो गई ना? देखो ये अगर यहां रखा हुआ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इधर बना रहेगा, इसको हटा दूंगा तो फिर इन सब में आपस में रिपल्शन होगा, अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे? सरफेस पर। ये कहानी क्लियर? दूसरी बात समझिए क्या हुआ। हाँ ये तो बात है कि सब इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड जनरली इंड्यूसिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम ही होता है। वो यहां नहीं समझ में आएगा। मैं समझाता हूं, चुप चुप चुप। मैथ्स तो मैं डेराइव करवाऊंगा नहीं, मैं कैपेसिटर में बता दूंगा। बट गुड क्वेश्चन। होता क्या नहीं, सुनो ऐसा नहीं है, जिस मेथड से आपके समझ में आएगा उसी से बात करेंगे। देखो मेरी बात सुनिए, यहां मेरे पास ये चार्ज है, सुन लो चुपचाप सब लोग। मान लीजिए ये चार्ज जो है वो 1 कूलम है। कितना चार्ज है? 1 कूलम। इस 1 कूलम चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाएंगी ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है ना ऐसे। कुछ समझ में आया? अब इन जनरल होता क्या है, सुन लो सब लोग ध्यान से। ये दूसरा चार्ज है, 2 कूलम चार्ज, चार्ज
तो अगर आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी डबल हो जाती, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी। अब समझना मेरी बात को वापस से, ये बेटा अपने पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये तो उसी के बराबर है, ये और नंबर बराबर है ना। अब चार्ज को डबल कर दिया तो फील्ड लाइंस भी हम डबल कर देते हैं। हाँ जी, कहानी क्लियर हो गई? अरे बोलो भाई। अब अगर इस चार्ज को यहां मैंने कोई मेटल बॉडी रख दी, ऐसे मेटल बॉडी, अगर इससे ओरिजिनेट होने वाली सारी की सारी फील्ड लाइंस वहां जाके टर्मिनेट हो जाए, तो आप कहोगे कि ये अगर +2 कूलम है तो यहां -2 कूलम और उधर +2 कूलम आएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अरे नहीं समझ में आई बात। होगा क्या, सुनो ध्यान से, ये फील्ड लाइंस जो है ना, ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे जाके यहां खत्म होंगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, ये परपेंडिकुलर ऐसे खत्म होगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल जाती। कहानी क्लियर? तो अगर यहां पर जितनी फील्ड लाइंस से पैदा हुई थी उसकी आधी टर्मिनेट हुई, तो ये +2 था, तो ये -1 और ये +1। चार्ज इंडक्शन तो इक्वल अपोजिट होगा ना। अब दूसरी बात समझिए, अगर मैं इस चार्ज को किसी स्फेरिकल शेल के अंदर रख दूं, अब बताओ, अब तो झक मार के सारी टर्मिनेट होंगी ना यहां, तो कहोगे जितना ये था उतना ही यहां आएगा, उतना यहां प्लस आएगा। अरे यार नहीं समझ में आया, कहानी क्लियर? हेलो। तो याद रखिए, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर तभी होगी जब वो किसी कैविटी में इनक्लोज करके रख दोगे, अदरवाइज नहीं होती। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बढ़ जाए आगे। हेलो। अब सुनिएगा ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज को मैंने टच करके रख दिया। ये बॉडी हमारी बी है, ये बॉडी बी है, ये सी है। अब याद अगर आपने 100 कंडक्टर एक दूसरे को टच करके रख दी तो दे विल बिहेव लाइक ए सिंगल बॉडी, दे विल बिहेव लाइक अ। कहानी क्लियर? बेटा मैं यहां पर एक रोड लेके आया, पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आया, ये पॉजिटिव चार्ज थी। क्या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला सिरा नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से? यहां वाले पॉजिटिव चार्ज पास बैठा हुआ था वैसे। अरे यार, हम सब आदिवासी बन गए। मैंने क्या सिखाया था तुम्हें कि ये प्लस तो ये माइनस होता है, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होता है ना। फिर यहाँ रोड लेकर आए तो ये माइनस इधर आ गया था ना सारा। अब अगर दो बॉडी टच करके रखे तो सिंगल बॉडी हो गई ना वो, तो बॉडी के उस सिरे का नेगेटिव इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव। नहीं समझ में आई बात? अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, क्या ऐसा होने पर इससे इलेक्ट्रॉन चल के इसमें आ गए? आए ना यार। तो भाई बी और सी दोनों की चार्जिंग हो गई ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो दे अगेन न्यूट्रलाइज ईच अदर। और थोड़ी सी चालाकी करूं कि पहले चार्ज इंड्यूस करूं, उनको सेपरेट करूं और अब हटा दूं। अब चार्ज के जाने का रास्ता खत्म, चार्जिंग हुई नहीं हुई। पर एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि साहब अगर मान लीजिए मैंने सेकंड स्टेप के अंदर इसको तो यहीं रखा, ये प्लस जो चार्ज वाली रोड थी हमारी उसको यहीं रखा, और ये जो मेरा स्फीयर है और ये जो स्फीयर था इनको थोड़ा गैप बना दिया, तो क्या यहां माइनस होगा? क्या यहां प्लस होगा? क्या इनकी चार्जिंग हो गई, बी और सी की चार्जिंग हो गई ना? अरे बोलो भाई। अब इसको उठा के फेंक दो तो क्या होगा? कुछ तो होगा, चार्ज तो हो गया पर कुछ होगा ना। ना पूरे पे नहीं, पूरा इस बदतमीजी ना 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 ना। अरे भाई अगर इसको हटा के फेंक दोगे तो ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये पूरा पॉजिटिव इस वाली सरफेस पे आएगा और नेगेटिव इस वाली पे आ जाएगा। मैम साहब एक दूसरे के सराउंडिंग में रखा है। हेलो।
मैंने क्या कहा, थोड़ा सा गैप बनाया ताकि रास्ता खत्म कर दिया। अगर दोनों को आइसोलेट कर दूं तो फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? कहानी क्लियर? तो अगर हम यहां से अगली स्टेप पे यहां जाए कि साहब देखिए मैंने रोड हटा दी, रोड हटा दी मैंने, तो ये बी है और ये सी है, तो क्या बी का माइनस इधर और सी का प्लस इधर आ जाएगा? नहीं समझ में आई बात? इफ बोथ द स्फीयर्स आर आइसोलेटेड बाय ईच अदर, बहुत दूर रख दिया एक दूसरे से, then whole negative and whole positive will be spread out on outer surface। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या नाम है तेरा? है नावेद? क्या समझ में आया नावेद? हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैंने तुझसे क्यों पूछा पता है? क्यों पूछा मैंने तेरे, इतने सारे लोग मुझे तू ही क्यों पसंद आया? क्यों पूछा मैंने? तुम किसी दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। मैं वहां इसको यहां तक इसने ध्यान से सुना था पता है, उसके बाद ये गायब हो गया था, ये खो गया था कहीं और, मैंने तभी पकड़ लिया, मैं अब ये नहीं बता पाएगा। हेलो, क्या इंडक्शन से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज डेवलप किए जा सकते हैं? आपको तरीका आना चाहिए ना। मेहरबानी आपकी, बस इंडक्शन समझ में समझ आ गया इंडक्शन। कल मेरे को एक बच्चे का फोन आया, मेरी जिंदगी में मैंने पहले बच्चे की जिसकी पिटाई की थी, बीइंग ए टीचर। कल सुबह स्विच ऑफ, सुबह। कब फोन किया तूने? कल तो मैं छुट्टी पे था ना, कल सुबह स्विच ऑफ था, क्योंकि मैं ओवरनाइट पूरी गाड़ी ड्राइव करके पहुंचा था। मैंने कहा कल पता है कल छुट्टी, मैंने कहा था तुमसे 11 को मैं छुट्टी पे रहूंगा, उन्होंने क्लास लगा दी बदतमीजों ने। बच्चे पहुंच गए सुबह वाले, यहाँ बेचारे उठ के। एक बच्चा था वरुण, वरुण जैन, पता है वो कितना रिच फैमिली से था? जब आईसीआईसीआई बैंक पर क्राइसिस आया था तो उसके पिताजी ने बैंक को लोन दिया था। उसके घर में घर का हेलीकॉप्टर था, अलग ही लेवल में हाँ, सुना बड़ी मजेदार चीज है मतलब। हाँ टीचर हम जो है ना बच्चों को सिखाने का सबक कहाँ से, कई बार है ना बहुत हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। नाम तो खैर बता ही दिया मैंने तुम्हें। डीपीएस स्कूल में मेरा टाई अप था, मेरा अपना खुद का कोचिंग जब चलता था तो डीपीएस स्कूल में मुझे वीक में 3 दिन क्लास लेना जाना होता। यह था कि उनका स्कूल टीचर जो होता था वो अपना बोर्ड का पढ़ा देता था, फिर उसी कंटेंट को मैं कंपटीशन लेवल पे पढ़ाता था। तो मैं जब गया पढ़ाने पहले दिन, तो वहाँ पे एक सर थे, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं, वो स्पोर्ट्स टीचर जो थे वो गजेंद्र शर्मा सर। उन्होंने मुझसे कहा सर पूरी क्लास ठीक है, एक दो बच्चे थोड़े शैतान है और एक बच्चा है उसका नाम ये है, थोड़ा सा कुछ कहना मत, कुछ करे भी तो आप ज़्यादा मतलब दिल पे मत लेना। मैंने कहा ठीक है नहीं लेंगे। हाँ भाई साहब पहले दिन पढ़ाने गया, क्या पढ़ाना था मुझे? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने 45 मिनट की क्लास में पता है सिर्फ लेंज लो और फेराडे लो, वही वही पढ़ाया, समझाया अच्छे से और याद करवा दिया क्लास में। अब भाई साहब मैंने क्या देखा कि एक ऐसे मिक्स गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हुए थे, अच्छा खासा रूम था, 32-33 स्टूडेंट थे। वो बंदा उधर बैठा पीछे, कैसे बैठा? ऐसे पाऊं, ऐसे टेबल पर अगली बारी, राइट, ऐसे लेटा हुआ यूं, ऐसे बाइसेप्स ऊपर कर रखे। अब यार आप सोचो कोई बच्चा ऐसे क्लास में बैठा हुआ तो आपका ध्यान पढ़ाने में कितना लगेगा? पर आपसे क्लास से पहले ही बोल दिया गया था कि उसके ज्यादा। फिर मेरे को लगा मैं यार ऐसे तो कैसे पढ़ाते होंगे टीचर। तो मैंने नहीं, नहीं मैंने सर से कहा, मैंने कहा यार वो लड़का, आज मैंने उसका हुलिया बताया कि हाँ सर उसका नाम वरुण है और इज नॉट, तो आप तो अपने को चुपचाप पढ़ा लेना। नहीं क्यों? अरे कि जो स्कूल है ना, नहीं नहीं नहीं, इसकी जो पूरी लैंड है उसके फादर ने डोनेट की हुई है। और और वो करोड़ों रुपए की जमीन थी। वो बंदा उस टाइम पे मर्सिडीज से स्कूल आता था। ऐसे जो रिच बच्चे होते हैं उनके वायरस बहुत सारे होते हैं आसपास,
एक्चुअली बच्चा कोई बुरा नहीं होता, मुझे उसी बच्चे से सीखने को मिला ही। पर जो आसपास के वायरस होते हैं जो उसको चढ़ाते हैं कि यार तू ग्रेट है, और वो ग्रेट क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको खाने पीने को मिलता है साथ में। इतनी सी बात होती है। तो भाई साहब मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने, उस दिन पढ़ाने के बाद मैंने कहा अगली क्लास में वही बच्चा क्लास में आएगा जो पढ़ के आएगा, अगर आप पढ़ के नहीं आए तो क्लास में एंटर मत करना। तो वो अगले दिन मैं क्लास में पढ़ाने आया, मेरा पीरियड था, वो वहां से उठा और बाहर चला गया। मैं कहाँ जा रहा है? आपने तो कहा था पढ़ के नहीं आओ तो क्लास नहीं करना। ठीक है यार, चला गया बाहर। अब मुझे पहले बताया गया, 3-4 दिन वो मैं आता और क्लास से बाहर चला जाता। चौथे 5वें दिन में क्या, वो क्लास में बैठा, मैं बड़ा खुश हुआ, आज तो पढ़ के आया हुआ है। मैं ऐसे करते करते उसके पास पहुंच गया, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा आज पढ़ के आया है, पहले हाथ हटाओ। मैंने हाथ हटा लिया। अब मतलब यार अच्छा पढ़ाया था वहां, उस शहर में बहुत अच्छा नाम था, हर साल टॉप 10 में रैंक्स प्रोड्यूस करते थे, बड़ी रेस्पेक्ट लोग करते थे। उसमें एक बच्चा बार बार ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा था, तो वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उसका, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा यार नहीं पढ़ के आया, तो मैंने तुझसे कहा था ना, कि बोले क्यों, मैंने इस स्कूल में यहाँ बैठने की फीस दी है, मैं आता हूँ क्लास, मेरी मर्जी पढ़ूँ, मेरी मर्जी, आपको क्या प्रॉब्लम, आप तो अपना काम करो क्लास में। मैंने कहा ठीक है। मुझे फिर शर्मा साहब की बात याद आ गई कि ज्यादा, पर मैंने अगले दिन जाके प्रिंसिपल नीरू टंडन मैम थी, उनसे कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस बच्चे को तुम्हें क्लास। तो मुझे नाम लेके बात करती थी, वो बोले परवेश क्यों माइंड कर रहा है इस बात को, तू पढ़ रहा ना, उसको बैठे रहने दे, एक कोने में बैठा होता है, वो सब टीचर परेशान है उससे, अपन को कुछ नहीं करना। मैंने कहा कैसे, मतलब दिमाग खराब होता है ऐसे, मतलब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम पढ़ाओ, बाकी बच्चे खुश हैं, उसको ध्यान मत दो। मैंने कैसे ध्यान, तू जानबूझ के ध्यान दिलाता है वो। यार 5 करीबन है ना, 2-3 वीक हो गए पढ़ाते पढ़ाते, चैप्टर एंड चल रहा था, एक दिन फिर वो क्लास में बैठा इसी तरीके। अब मेरा दिमाग खराब, मुझे तो गेट आउट फ्रॉम क्लास, मैं नहीं जा रहा। मैं खड़ा हूँ, चल प्रिंसिपल के पास चलते हैं। हाँ चलो, वो मेरे साथ हो लिया। अब क्या था कि साइंस रूम, कॉमर्स रूम, उसके बाद आर्ट रूम। आर्ट रूम में सकती, बाकी वो खाली होता है। तो मैंने उसको साइंस रूम से निकाला, प्रिंसिपल चेंबर इधर था, आर्ट रूम में ले गया, जो मैंने धुलाई की उसकी, मैंने उसको इतना पीटा, मतलब नहीं नहीं, वो ध्यान रखा मैंने कि ऐसी जगह नहीं मारना कि बता दे किसी को मेरी पिटाई हुई है। तो मैंने उसकी बहुत धुलाई की, और धुलाई करके सीधा मैं प्रिंसिपल चेंबर में, मैंने कहा उस वरुण की मैंने अकल ठिकाना ना दी, मैंने उसको बहुत मारा। प्रिंसिपल की हालत खराब, अरे सर क्या किया आपने ये, एक काम करो, एक काम करो, अभी आप स्कूल से चले जाइए, 2-3 दिन स्कूल मत आना, हम संभाल लेंगे सब। मैंने क्या संभाल लोगे, कि नहीं 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 तुम 2-3 दिन स्कूल मत आना। वो श्वेता मैम थी केमिस्ट्री वाली, वो वहीं आ गई कि परवेश सर आप जाइए प्लीज, 2-3 दिन क्लास मत आना, अभी कल मीडिया आएगा, बहुत दुनिया भर का नाटक होगा। मैंने क्या मीडिया आएगा, क्या नाटक होगा, क्या है ये, कैसा कुछ सर पे चढ़ा रखा है। मुझे भाई इतना पता था कि उसने जमीन वमीन दी है, तो जमीन देने का मतलब थोड़ी तुम सर पे पड़ नाचोगे यार। तो मैंने तो उसकी बढ़िया, अब अगले दिन मुझसे क्या कि स्कूल नहीं आना, अपना दिमाग खराब। मैंने कहा या तो मैं कल भी आऊंगा या कभी नहीं आऊंगा। कि नहीं नहीं तुम 2-3 दिन, मैंने कहा मैं फिर या तो नहीं तो आना तो है, मैंने कहा फिर मैं या तो कभी आऊंगा या कभी नहीं आऊंगा। अगले दिन मैं 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच गया, स्कूल की प्रेयर ही चल रही थी भाई साहब। तो प्रेयर चल रही है, सारे टीचर स्टेज पे खड़े हुए, मैं जैसे स्कूल से एंटर हुआ, सारा स्कूल मुझे देख रहा है। कौन भूत आ गया ये। मैं जाकर के वहां पे पार्लर थे बैठता है, वेटिंग रूम, वहां जाके बैठ गया। 3-4-5 टीचर आए भाग के मेरे पीछे पीछे, बोले सर आपसे मना किया था, प्लीज आप नहीं आते तो क्या हो जाता है। मैं कुछ नहीं होगा बेटा। अब उनको क्या, उन्होंने सारी तैयारी करेगी, मीडिया ये जवाब सवाल पूछेगा तो हम ये जवाब देंगे, उसका बाप ये सवाल पूछेगा तो ये करेंगे, पूरी तैयारी। ना उसका बाप आया, ना मीडिया आया, कोई नहीं आया, बच्चा जरूर स्कूल आया। बच्चा स्कूल आया, बच्चा स्कूल आया तो उनका दिमाग खराब, बोले यार कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हुआ था, तो आपने कभी एक्शन नहीं लिया उसको, ये तो गलत तरीका है। वो क्लास में बैठा और तमीज से बैठा चुपचाप। मैंने सच, जब मैंने उसकी पिटाई की ना, मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा मैं सेम ट्रीटमेंट तेरा सबके सामने क्लास में भी कर सकता था, पर मैंने तेरी इज्जत रखी। मैंने कहा तो मेरा एहसान मानना। मैंने कहा मेरा एहसान है, और नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की ना तो मैं तो क्लास में धुलाई करूंगा, मैं घसीट के नीचे फेंकूंगा। अब बच्चा चुपचाप क्लास में बैठता हूँ मस्त। प्री बोर्ड एग्जाम आया, प्री बोर्ड एग्जाम में रात को 11 बजे मुझे एक बच्चे का फोन आया, मुझसे कहता है सर मैंने फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ी है,
पर मैं चाहता हूँ कि मेरे 0 नंबर तो आप कुछ मुझे इतना कंटेंट बता दो तो मैं रात भर पढ़ूं तो सुबह मैं पेपर में 2-4 सवाल कर सकूं। पेपर में नहीं बनाया था, मैंने उसको 10 एक सवाल बताए, उसमें 3-4 सवाल वो बता दी जो आने वाले थे। ठीक है, तो अगले जो पेपर बना था उसको पेपर चेक करने जाना होता है कि पेपर में कोई एरर वगैरह तो नहीं रह गई, उसके लिए तो मुझे राउंड पे जाना था। अब जिस बच्चे से आपका इतना आर्ग्यूमेंट हुआ उसकी आवाज नहीं पहचानोगे आप, तो रात को मैंने उससे पूछा मैं क्या नाम है तेरा, बोले नाम नहीं बता सकता। मैंने कहा ठीक है नाम नहीं बता सकता तो मत बता, मैं तो पहचान गया। अगले दिन जब वो पेपर दे रहा था तो मैं घूमता घूमता वहां पहुंचा, मैंने फिर उसके कंधे पे हाथ रखने की हिम्मत की जब मैंने हिम्मत की तो मैंने कहा यार एक बात बता, अगर तू रात को नाम बता देता तो क्या हो जाता, कि मैंने कब आपको फोन किया। मैंने कहा मैंने कब कहा तूने मुझे फोन किया। आज पेपर देके सीधा मेरे सेंटर आ जाना। उसने पेपर खत्म किया और वो सीधा मेरे सेंटर पहुंच गया। मैंने कहा देख, तेरे बाप के पास कितना भी पैसा हो पर फिर खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं 7th क्लास में था, मेरे फादर के पास बहुत पैसा था, लेकिन उसके बाद जो बिजनेस का डिवाइड बाई डीएक्स नेगेटिव हुआ ना तो मिनिमम आके रुका। लाइफ कब चेंज हो जाएगी कुछ नहीं होता। मतलब तू इतना बड़े पैसे वाले की औलाद है, अगर तू मान ले मैथ्स तेनों ले रखी है तो आईआईटी वगैरह करेगा, तो जो आईआईटीएन का ब्रेन होता है तेरे फादर का बिजनेस कहाँ ले जाएगा। मैं कहाँ आईआईटी कर पाऊंगा सर, किसने कहा नहीं कर पाएगा, तू कर तैयारी। बोले मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैंने उसको बच्चे को दिसंबर के एंड से और मार्च तक पढ़ा। ही गोट 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, और एक ड्रॉप लिया उसने रेजोनेंस से और एक ही ड्रॉप के अंदर आईआईटी क्वालिफाई, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। उसका फोन आया था कल मेरे पास, अक्सर उसका फोन आता है मेरे पास पता है। नहीं 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 यार, मुझे ये मारो, ये बहुत कॉमन होता है पता है, मारना इज नॉट सोल्यूशन। वो तो पता है उस बच्चे, मेरे को यहां से एक बात सीखने को मिली खुद को कि यार बच्चे बुरे नहीं होते, उनके डर की वजह से ऐसा चढ़ा देते हैं लोग कि उसको कुछ कहने को तैयार नहीं होते। वरना वही बच्चा जो हर स्कूल का हर टीचर क्या बोलता था, बोले उससे बात नहीं करना, उससे दूर रहना, एक ड्रॉप में आईआईटी क्वालिफाई किया उसने, आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। चलो साहब धन्यवाद बहुत बहुत, स्टोरी के चक्कर में मेरा एक मेथड बच गया।